चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक बार दोबारा से एग्जाम की सीरीज में, जहां पे हम लोग कर रहे हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर। देखो वैसे तो इंडिया के 7 नेबर हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे सिर्फ 2 नेबर्स से पढ़ाई करनी है, एक है चाइना, एक है पाकिस्तान। बताएंगे बाद में कि क्यों चाइना और पाकिस्तान को ही चुना। पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये अगर एग्जाम में आता है तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। डन। देखो सर, मैंने ना इस पूरे चैप्टर को आपके लिए 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि पहले हमें कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा कि हमने जो भी कंट्री चूज करी है उससे क्या कंपैरिजन है, हम कहाँ पे हैं वो कहाँ पे है। दूसरा, क्योंकि कंपैरिजन में हमने लिया है पाकिस्तान और चाइना, तो इन दोनों को जानना जरूरी है कि इनका काम कैसे चला, क्या क्या इन्होंने किया। उसके बाद देखेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर कंपैरिजन करते हुए। उसके बाद कुछ डेटा भी है, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन यही डेटा से ही बनता है, डेटा आपको याद नहीं करना होता, बस डेटा को कैसे लिखना है वो कभी और बताएंगे। आज वाली क्लास में हम इसको कवर करेंगे पूरा 100% एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे कि एशियन, G20, G8, सार्क, यूरोपियन यूनियन, लिबर्टी इंडिकेटर। डन। आओ सर, सबसे पहले अपने को ना कंपैरिजन पढ़ना। कंपैरिजन कैसे कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का स्टार्ट कैसे हुआ, कौन कौन सी प्लानिंग इन्होंने करी, कौन कौन से रिफॉर्म लेके आए, और पॉलिटिकल पावर किनके पास कैसी है, और लास्ट में देखेंगे आज की कंडीशन में ये तीनों कंट्रीज कहाँ पे है, कैसे है। पाकिस्तान के केस में अपने को ना ये 6 चीजें पढ़नी कि पहला 1950 से 1960 तक पाकिस्तान कैसा था, 1970 में पाकिस्तान कैसा था, 1970 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान क्या कर रहा था, और 1988 में क्या चेंजेस लाए, रीजन ऑफ स्लो डाउन। 1988 के बाद ना पाकिस्तान यूं नीचे ड्रॉप होना शुरू हुआ, तो उसके रीजंस पढ़ेंगे और क्या पाकिस्तान दोबारा रीस्टार्ट कर पाया ये भी देखेंगे। चाइना के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार एग्जाम में आता है GLF, GPCR, रिफॉर्म्स ऑफ 1978, और लास्ट में आखिर इनके यहाँ पे रैपिड ग्रोथ की वजह क्या थी वो देखेंगे। भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताता भी चलूंगा, ऐसे बताऊंगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं। फिर डेमोग्राफिक इंडिकेटर में देखेंगे कि पॉपुलेशन, तीनों कंट्रीज की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, आखिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, डेंसिटी, सेक्स रेशो मतलब जेंडर रेशो, फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, और HDI क्या होता है। डेटा के केस में 3 डेटा पढ़ने, इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा, सेक्टोरल शेयर, और ट्रेंड इन आउटपुट, ये कैसे काम करता है। वैसे ना मैं इसके लिए एक सेपरेट भी क्लास लूंगा, बाद में बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है। अब जरा यहाँ पे आओ बेटा, बहुत सारी चीज मैं आपको इसी स्लाइड में खत्म करवा दूंगा, बहुत सारी चीज। आओ सर, बहुत सारी चीज स्लाइड में खत्म हो जाएगी। डन सर। सबसे पहले देखना अपने को ना कंपैरिजन पढ़ना है। कंपैरिजन किसका, सबसे पहला ब्लॉक है, क्योंकि हमारा इंडिया महान है इसलिए मैंने पहले इंडिया रखा। मुझे ऐसा लगता है कि अपन इंडिया को ना कंपैरिजन चाइना के साथ ही करना चाहिए था, इसलिए मैंने इसके बगल में चाइना रखा है, पाकिस्तान को साइड में रखा है। सबसे पहले स्टार्ट, इंडिया ने कब स्टार्ट किया भाई, इंडिया 1947 में फ्रीडम मिली इंडिया और पाकिस्तान को, तो इंडिया का भी 1947 है स्टार्ट का टाइम, और पाकिस्तान का भी स्टार्ट का टाइम 1947 है। लेकिन चाइना का इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ। पहले देखो ये 3 ईयर याद हुए। फ्रीडम इंडिया को 1947, पाकिस्तान को 1947, लेकिन चाइना का एस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ, तब ये बना था रिपब्लिक ऑफ चाइना। आगे प्लानिंग, मतलब यहाँ पे प्लानिंग कौन सी है दोस्त, यहाँ पे प्लानिंग है 5 ईयर वाली, 5 ईयर्स वाली, मतलब सभी कंट्रीज ने ना, इन तीनों कंट्रीज ने अपने आप को प्लानिंग के स्टेज पे 5-5 साल की प्लानिंग में बांटा था। लेकिन इंडिया ने कब से पहले शुरू किया, सबसे पहले 1951 में इंडिया ने प्लानिंग शुरू कर दी थी। 5 साल का प्लान चलेगा, 51, 52, 53, 54, 55, डन, 56 तक चला था वैसे, डन। लेकिन चाइना ने कब शुरू किया, हमारे 2 साल बाद 1953 में। पाकिस्तान ने इसके भी 3 साल बाद शुरू किया 1956 में, डन। चलो सर, तो हमें प्लानिंग भी समझ में। अगला रिफॉर्म, देखो सर रिफॉर्म का मतलब क्या है पहले समझ लो। हमारी प्लानिंग्स में, इन तीनों कंट्री की प्लानिंग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए इंडिया लेके आया रिफॉर्म, चाइना भी लेके आया रिफॉर्म, और पाकिस्तान भी लेके आया रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है कि एक तो हम ऐसे बढ़ रहे थे, लेकिन रिफॉर्म के बाद हम एक्सेलरेट होना शुरू हुए। इंडिया को कब एहसास हुआ कि रिफॉर्म लाना चाहिए, 1991 में, सबसे लेट। चाइना को कब एहसास हुआ भाई, सबसे पहले 1978 में ही एहसास हो गया। और कमाल की बात है कि पाकिस्तान को हमसे 3 साल पहले ही एहसास हो गया था, वो 1988 में ही रिफॉर्म्स लेके आ गया था। अब आगे पॉलिटिकल पावर, बात कर रहे हैं कंट्री में कैसी गवर्नमेंट है। भाई हमारे यहाँ पे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया की है। लेकिन चाइना में चलता है बेटा कमांड इकोनॉमी, सिंगल पार्टी रूल करती है, कमांड इकोनॉमी है, जो बात बोली जाती है सबको मानना पड़ता है। ऐसा होता इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में सरकार डेमोक्रेसी पे, हम जो बोलते हैं वही होता है, नहीं होगा तो 5 साल बाद तुम्हारी गवर्नमेंट को बदल देंगे, यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के केस में
मिलिट्रिस्ट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। सर इसका क्या मतलब होता है? भाई देखो, भले यहाँ पे गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट को भी रन मिलिट्री कर रही है, मिलिट्री जैसा चाहती है यहाँ पे वैसा ही होता है। डन। तो आपने फोर्थ में पॉलिटिकल पावर भी याद कर लिया। अब जरा देखते हैं प्रेजेंट में। इंडिया ने जो 1951 में 5 ईयर प्लान शुरू किया था ना, उसको 2017 में बंद कर दिया और उसकी जगह लेके आ गए नीति आयोग। नीति आयोग जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी, और हम नीति आयोग चला रहे हैं। लेकिन जब तक आपकी एनसीईआरटी की बुक बनी है ना, तो चाइना के केस में, चाइना में क्या चल रहा है सर? 12th, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, 1 मिनट देना, 1 मिनट देना, ये उल्टा लिखवा दिया मैंने, लिखा मैंने ही है लेकिन ये उल्टा लिख गया है। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँ कि ऐसे तो मैं गलतियाँ करता हूँ नहीं, लेकिन अगर गलती हो गई है तो उसको ठीक करवा देता हूँ। 12 और 14, यस सर, उल्टा ही है। उल्टा मतलब ये अरे भाई वापस आ, ये इसका डेटा है और ये इसका डेटा है। डन। चाइना में 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है जो कि 2021-25 तक का है, और पाकिस्तान में 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था 2018 से लेकर 2023 तक का। उसके बाद की बुक अपडेट नहीं है, आपको यही याद करना है। डन। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। स्टार्ट इंडिया का 1947, पाकिस्तान का 1947, चाइना का 1949। अच्छा, 5 ईयर प्लान इंडिया लाया 1951 में, चाइना लाया 1953 में, पाकिस्तान लाया 1956 में। रिफॉर्म इंडिया लाया 1991 में, चाइना लाया 1978 में, पाकिस्तान लाया 1988 में। पॉलिटिकल पावर कैसा है? इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, चाइना कमांड इकोनॉमी है, और पाकिस्तान मिलिट्री पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे नीति आयोग है। चाइना में 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है जो 2021 से 2025 तक है। पाकिस्तान में 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है जो 2018 से लेकर 2023 तक है। बोले याद हुआ? चलो सर, अगर याद हुआ तो आगे चलो। अगला, अब जरा डेमोग्राफिक इंडिकेटर देख लेते हैं, ये भी समझना बहुत 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 जरूरी है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, आप साथ में नोट भी कर सकते हो, लेकिन अभी ना क्लास के लास्ट में मैं आपको अपना नंबर बताऊंगा, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करके मेरे वाला जो ये प्रेजेंटेशन है आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको भेज दूंगा। ठीक। अब जरा पॉपुलेशन देख लेते हैं। देखो, कायदे से इंडिया पॉपुलेशन में चाइना को बीट कर चुका है, लेकिन क्योंकि जब तक की आपकी एनसीईआरटी की बुक अपडेटेड है उसमें यही है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1352, चाइना की 1393 और पाकिस्तान की 212। ये तीनों डेटा मिलियन में है। बोलो याद हो जाएगा? 1352 मिलियन, चाइना 1393 मिलियन। अब आप मेरे से पूछो क्या सर ये याद करना है? देखो भाई, याद होता है तो करो, नहीं होता तो बिल्कुल मत करो, लेकिन ये याद होना चाहिए। डेमोग्राफिक इंडिकेटर में एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है कि अगर किसी कंट्री में 100 लोग हैं इस साल, अगले साल कितने लोग होंगे? तो भाई जिस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं अगले साल हमारे यहाँ पे 101 लोग हो जाएंगे। चाइना में 0.46 है, मतलब 2 साल मिला के एक आदमी बनेगा। कहने का मतलब परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में 2.05% से बढ़ रहे हैं। तो आप अगर टेक्निकल सेंस में समझना चाहते हो, ये 100 से 101 हो जाएगा, ये 100 से 100.46 होगा, और ये 102 हो जाएंगे। ठीक, चलो सर, ये भी याद हुआ। अब अगला सर डेंसिटी। डेंसिटी समझना बहुत ज़रूरी है, इससे पता चलेगा कि इंडिया सच में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। कैसे? डेंसिटी किस में निकलती है सर? पर स्क्वायर किलोमीटर पे। पर स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है, आपके लिए ऐसे बताऊं कि एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब यहाँ से भी 1 किलोमीटर और यहाँ से भी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अब इतने बड़े एरिया में अगर ये एरिया चाइना में हो, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, कितने लोग रहते हैं? इंडिया में 445 लोग रहते हैं, लेकिन वही कंपैरिजन में चाइना में 148 लोग रहते हैं इतने बड़े एरिया में, और इतने बड़े एरिया में पाकिस्तान में 275, मतलब इंडिया ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। आगे जेंडर रेशो, फिर से बोल रहा हूँ, जेंडर रेशो में भी इंडिया अब बहुत बढ़िया बन गया है। इंडिया में फीमेल्स का नंबर मेल्स से ज़्यादा हो गया है। इसका कंपैरिजन कैसे होता है? सब पर 1000 मेल में अगर 1000 मेल हैं तो फीमेल कितनी होंगी? एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग 924 इंडिया में फीमेल्स होंगी, चाइना में 949 होंगी और पाकिस्तान में 943 होंगी। याद होता है तो करना है, नहीं होता है तो नहीं करना है।
फर्टिलिटी रेट रेशो का मतलब क्या होता है देखना। फर्टिलिटी रेशो का मतलब दोस्त भाई, फर्टिलिटी रेशो का मतलब है कि अगर हर फीमेल जो उस कंट्री में रहती है उसके कितने बच्चे होंगे, तो यहाँ 2.2 है कि हर फीमेल के 2.2 बच्चे होते हैं। अब आप ऐसे हंसोगे तो मज़ा नहीं आएगा। 2.2 का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे होगा, एक बच्चे का सिर्फ पैर हुआ, नहीं नहीं भाई, ये एक एवरेज है कि 10 औरतों ने मिलकर 22 बच्चे पैदा किए, 10 औरतों ने मिलकर 22 बच्चे पैदा किए, तो 22 को 22 को डिवाइड कर दिया 10 से तो आया 2.2। लेकिन चाइना में 1.7 है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 3.6 है। मतलब इंडिया में 10 औरतें मिलकर 22 बच्चे, चाइना में 10 औरतें मिलकर 17 बच्चे, और पाकिस्तान में 10 औरतें मिलकर 36 बच्चे पैदा करती हैं। अच्छा, अब अर्बनाइजेशन में भी इंडिया कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। परसेंटेज देखा जाए तो आज भी हमारे यहाँ पे सिर्फ 34% अर्बन एरिया है, बाकी सारा रूरल है। लेकिन चाइना में ये 59 है और पाकिस्तान में 37 है। तो बेटा डेटा याद होता है तो करना, नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं करना। अब इधर आओ सर, डेटा के अकॉर्डिंग ये देखो ना, यहाँ पे मैंने आपको ना ये चीज़ दिखाई थी। डेटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई थी, ये वाला डेटा वाला, ये वाला कॉलम देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेक्टोरल शेयर और ट्रेंड इन आउटपुट। अब इसको देखो, मैंने जब यहाँ पे लिखा तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के केस में इकोनॉमिक ग्रोथ ये आपको याद करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीपीपी का मतलब होता है परचेज प्राइस पैरिटी डॉलर में। समझना, नहीं तो नहीं समझोगे फिर हमेशा परेशान रहोगे जी मोदी जी तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, यहाँ तो सर आपने 22 को 9.03 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दी, हम तो बढ़िया हो गए। नहीं भाई, पहले समझो तो। कैसे समझना है, ऐसे समझो। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से चाइना सबसे आगे है, आई मीन उससे भी आगे यूएसए, लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट है जो कि 22.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। लेकिन इंडिया कंपैरेटिवली 9.03 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसमें, वो 0.94 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब सर सवाल है कि जो मोदी जी कह रहे हैं 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन, आपने तो कागजों में 9 ट्रिलियन दिखा दिया, ये कैसे मैजिक हुआ? भाई ये कोई मैजिक नहीं है, इसको समझना कैसे है। हमने क्या किया, हमने एक कैलकुलेशन करी, बोला कि सबका बेस डॉलर रहेगा। सबका बेस क्या रहेगा? डॉलर रहेगा। अब अगर डॉलर रहेगा तो चाइना में 5 सामान है, समझना है इसको, पाकिस्तान में 1 सामान है और इंडिया में वही 2 सामान है। यही 5 सामान अगर हम डॉलर में, यूएस डॉलर में खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा? 22.5 ट्रिलियन का। वही 2 सामान अगर डॉलर की कीमतों में इंडिया से खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा? 9.03 ट्रिलियन का। और वही सामान अगर हम पाकिस्तान में खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा? 0.94 ट्रिलियन का। इसका मतलब ये सारी कैलकुलेशन अवेलेबिलिटी ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग है कि सेम आउटपुट इंडिया के पास कितना है, चाइना के पास कितना है, पाकिस्तान के पास कितना है। अब क्योंकि तीनों कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है, हम उसको उनकी करेंसी से नहीं खरीद रहे, हम उसको डॉलर से खरीदेंगे, तो कितने कितने का पड़ेगा उस अकॉर्डिंग निकला ये कंपैरिजन। ठीक समझा क्या? तो जो मोदी जी बताते हैं 5 ट्रिलियन, भाई वो कोई और कैलकुलेशन है। ठीक, ये वाली एनसीईआरटी की कैलकुलेशन अवेलेबिलिटी ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग है। ठीक डन। अब इसके अलावा सेक्टोरल शेयर और ट्रेंड इन आउटपुट, भाई एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, लर्न करना, लेकिन आंसर ड्राफ्टिंग में आपको सिखाऊंगा। ठीक, चलो सर अब आगे चलते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। ठीक, फिर से बोल रहा हूँ, याद नहीं करना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान का। सर एचडीआई की वैल्यू कितनी है? सर पहले बता दो एचडीआई होता क्या है। भाई बताया तो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है भैया। मतलब सर इसका मतलब है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तरक्की के सेंस में, एजुकेशन के सेंस में, माइंड के सेंस में, हेल्थ के सेंस में, इन सब के सेंस में इंडिया का आदमी, चाइना का आदमी, पाकिस्तान का आदमी कितने नंबर लाता है। तो भाई इंडिया का आदमी 0.645 नंबर लेके आता है, चाइना का हमसे ज्यादा 0.761 नंबर लाता है, पाकिस्तान वाला हमसे थोड़ा सा ही पीछे 0.557 लाता है। अब ये जो नंबर है ना, सभी कंट्री के लोगों को मिला कि वहाँ के लोग कैसे हैं, तो उस रैंकिंग में चाइना 87 नंबर पे, इंडिया 130 पे और पाकिस्तान 154 पे। डन। तो ये दोनों चीज़ें याद करना इंडिया के लिए। 0.645 हमारी वैल्यू है और हमारी रैंकिंग 130 है। सर रैंक का मतलब हाइयर रैंक इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ पे लोअर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये जितना ज़्यादा होगा
हमारी डेवलपमेंट उतनी कम हो रही है। ये जितना कम होता चला जाएगा हमारी डेवलपमेंट उतनी ज्यादा हो रही है, मतलब ये नंबर जितना बढ़ेगा ये उतना घटेगा। डन, आ जाओ सर आगे। अब ये वाला आपको याद होना चाहिए सर, इनकम इंडिकेटर। इनकम इंडिकेटर किससे कंपैरिजन हो रहा है? जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनपुट, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मतलब पर हेड। फिर से वही परचेज प्राइस पैरिटी निकाला डॉलर के हिसाब से कि अगर एक आदमी इंडिया वाला या चाइना वाला या पाकिस्तान वाला पैसे कमाने निकला है, और जितने भी पैसे कमाता है, जितने भी पैसे वो अपनी कंट्री में रहकर कमा रहा है, जितने भी, मान लिया मैं इंडियन, इंडिया में जितने पैसे कमा रहा हूँ, चाइनीज चाइना में रहकर जितने कमा रहा है, पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर जितने पैसे कमा रहा है, उन तीनों के पैसे को ले आओ और उसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो पता चलता है कि इंडिया कितने पैसे कमा रहा है? 6681 डॉलर। लेकिन चाइनीज हमसे लगभग 3 गुना 16,057 डॉलर, और पाकिस्तानी 5,005 डॉलर कमाता है। ओहो सर एक बार देख लो, परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी, देखो आपको समझना जरूरी है, ठीक। तो ये है 21.9, हमारे देश में इतने परसेंट लोग गरीब हैं, पाकिस्तान में इतने परसेंट लोग गरीब हैं। कमाल की बात है चाइना में से 1.7% लोग गरीब हैं। भैया ये तो बड़ी तकलीफ वाली बात होगी, खैर कोई बात नहीं। आओ सर हेल्थ का इंडिकेटर देख लो, हेल्थ का इंडिकेटर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। डेफिनेटली गलत करोगे, इसलिए मेरे को बहुत ध्यान से सुन लेना, नहीं तो गलती नहीं करोगे। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछे आप यही डेटा लिखोगे, लेकिन 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 दोनों में ना माइनस सा फर्क है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ, आज उस समय आप देखो मॉर्बिडिटी रेट क्या, मतलब मरने वालों के क्या रेट है और पैदा होने वालों के क्या रेट है, ठीक। उसके हिसाब से आप आज बता दो ये बच्चा इतने साल जिएगा, क्यों भाई रेट इतना चल रहा है। मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है कि अगर 1000 लोग हैं इस देश में, उसमें से कितने लोग मर जाते हैं, तो वो रेट निकला। अब बस उसी रेट के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे की कैलकुलेशन कर लो, तो निकलता है कि इंडिया 69.7 साल जिएगा, मतलब एक इंडियन अगर जिस समय बर्थ हुई उस समय देखा जाए तो। चाइनीज 76.9 और पाकिस्तानी 67.3 ईएस में। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ ऐसे नहीं दिखा जाता, वो ना एवरेज निकाला जाता है कि भाई एक आदमी इतना जिया, एक आदमी इतना जिया, एक आदमी इतना जिया, एक आदमी इतना जिया, सबका टोटल लगाओ, नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर दो। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उस समय के मॉर्बिडिटी रेट से निकाला जाता है, ठीक। आगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब होता है कि अगर 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है? 29.9 बच्चों की डेथ हो जाती है इंडिया में। पाकिस्तान में सिर्फ 7.4 है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, सॉरी चाइना में 7.4 है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा 57.2 है, ठीक है। आगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इसका मतलब है कि कितने लोग, जो औरतें होती है जो बच्चा मतलब पैदा हो रहे हैं, डिलीवरी कर रही है, उनकी डेथ हो जाती है। तो 1000 में से 133 है इंडिया में, 29 चाइना में और 140 पाकिस्तान में। सैनिटेशन परसेंटेज में कितने लोगों को सैनिटेशन मतलब हाथ धोने के लिए पानी, मतलब साफ सफाई की चीज़ें अवेलेबल है? इंडिया में 60% लोगों को, पाकिस्तान में भी 60% लोगों को, लेकिन चाइना में 75% लोगों को। बेसिक ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों को अवेलेबल है? 93% ऑफ इंडियंस को बेसिक ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, चाइना में 96 है और पाकिस्तान में 91 है। अंडर नॉराइज चिल्ड्रन मतलब कितने ऐसे बच्चे इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है? परसेंटेज में इंडिया में 37.9 बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, चाइना में सिर्फ 8.1% लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और चाइना और पाकिस्तान में 37.6 लोगों को नहीं मिलता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आया, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब ये समझना पड़ेगा बेटा, ठीक। अब देखो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, हल्का सा वीडियो में जर्क आया होगा, कोई प्रॉब्लम आई थी। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्कूल इसको बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है मतलब, सपोज करो कि आपके यहाँ पे आपकी कंट्री में 1000 ऐसे पीपल हैं जिनकी एज 25 ईयर्स या अबव है, ठीक। अब 25 साल के हो गए या उससे बड़े हो गए तो भाई स्कूल तो गए होंगे। अब आप उनसे पूछोगे भाई तुम कितने साल स्कूल गए, आप देखो ना आप कितने साल स्कूल गए हो। भाई आप नर्सरी से स्कूल जाना शुरू कर देते हो और 12th क्लास तक कितने साल, लगभग लोग 12-13 साल जाते हो। तो मैंने इनसे पूछा कि आप लोग कितने गए, तो कोई कहता है मैं 10 साल गया, कोई कहता है 12 साल गया, कोई 5 साल गया। तो मैं सबके सालों को जोड़ा और जोड़ के निकला 8000 ईयर।
8000 ES निकले। फिर मैंने क्या किया, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8000 ES को मैंने डिवाइड किया 1000 पीपल से, तो निकला 8 ES। तो इसका मतलब आपके यहाँ के लोग ऑन एन एवरेज 8 साल स्कूल जाते हैं, उसी का कंपैरिजन है 6.5, 8.1, 5.2। तो देखो सर, चाइना के लोग ऑलमोस्ट 8 साल तक स्कूल जाते हैं, 8 साल तक। हमारे यहाँ पे 6.5 और पाकिस्तान की हालत तो हमें पता 5.2 है, लेकिन हम भी कोई बहुत बेटर नहीं है। मैंने क्या कैलकुलेशन करी, अगर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम स्कूल गए तो 12 साल तो मिनिमम जाने चाहिए, है ना। फिर भी देखो हमारा कितना बेटर है, 6.5। मतलब इसका मतलब हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। चलो सर, ये भी समझ में आया, आगे चलूँ। हाँ जी सर, अब आगे चलने तो अब बताते हैं सर, पाकिस्तान पढ़ाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन पढ़ाना तो पाकिस्तान को हमें पड़ेगा, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे। अरे भाई क्या हो गया। चलो सर, अब ये देखो सर, पाकिस्तान पाकिस्तान को हमें 5 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट है सर इन लेट 1960 एंड 1970। लेट 1960 मतलब 1960 का थोड़ा सा लेट आ जाए या 1970 तक पाकिस्तान में क्या चल रहा था। भाई मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है क्या, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है क्या। 1950 टू 1960 है भाई। भाई इसको भी हल्का सा चेंज करो। 1950 और 1960, ठीक। आओ सर, इन 1950 से 1960 से इंट्रोड्यूस, भाई अभी पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ है ना, तो इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क्स फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। याद कर लो क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड फ्रेमवर्क, मतलब ऐसी पॉलिसीज जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, किस चीज के लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए। याद हो गया। दूसरी बात, टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर। इसी सालों में उनको ऐसा डर भी लग रहा है कि अगर हमने बाहर वाले लोगों को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने दिया तो हमारा धंधा खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने टैरिफ का प्रोटेक्शन लगाया कि हमारे मैन्युफैक्चरर खराब ना हो। अगला, इन्हीं सालों के बीच में ये ग्रीन रिवोल्यूशन भी ले आए और इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये 4 पॉइंट आपको याद करना है। पहला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा टैरिफ प्रोटेक्शन, तीसरा ग्रीन रेवोल्यूशन और चौथा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। डन सर, 1950 से लेकर 1960 तक, ठीक। 1970 में इन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन लाए हैं कैपिटल गुड का। भाई ये बहुत बड़ी स्कीम थी, जहां पे इन्होंने बोला कि अगर कंट्री में कोई भी बड़ी मशीन्स लगाना चाहता तो हमसे बोलेगा, खुद से इंपोर्ट नहीं करेगा, हम लाके देंगे। तो हो गया नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड। लेकिन इनको समझ में आया 1970 के बहुत लास्ट में और 1980 के शुरुआत में कि भाई जो गलती हो गई थी ना नेशनलाइजेशन को, उसको ठीक कर लिया उन्होंने, डी नेशनलाइजेशन कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया कि भैया चलो तुम लोग काम करो, और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना शुरू हुआ इनको वेस्टर्न नेशन से 1980s के आसपास, ठीक। ये 3 बातें आपने यहाँ पे याद कर ली, तो एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। जब ये लोग नए नए आज़ाद हुए थे, इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया, ग्रीन रेवोल्यूशन लगाया, टैरिफ का प्रोटेक्शन किया और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया। थोड़े से घमंडी हो गए। 1977 में इन्होंने 1970 के आसपास इन्होंने बोला कि भैया जो भी कैपिटल गुड आएगा वो हमारे थ्रू आएगा, नेशनलाइजेशन कर दिया उसका, ठीक। लेकिन 1970 और लेट 1970 और 80 की शुरुआत में इनको ये समझ में आया कि गलती हो गई, तो इन्होंने अपनी नेशनलाइजेशन को डी नेशनलाइजेशन कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को बोला कि तुम लोग आओ काम करो, और अब यहाँ पे इनको वेस्टर्न नेशन से पैसा, मदद, एड्स आने लगी थी लग। फिर आता है 1988, वो ईयर जब इन्होंने अपना रिफॉर्म शुरू किया, रिफॉर्म इनिशिएट किया गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई। भाई जब रिफॉर्म आया तब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई। अब इनका जो एग्रीकल्चर था वो वॉलेटाइल परफॉर्म करने लगा। यहाँ पे देखो गलती नहीं करना, पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास आ गया था और 1988 में इनका एग्रीकल्चर अब खराब परफॉर्म करने लगा। ओवर डिपेंडेंस हो गया फॉरेन एड में। 1980s के आसपास इनको वेस्टर्न नेशन से पैसा आने लगा, 1988 में इस साले जाकर उस पर डिपेंड होने लगे, तभी पाकिस्तान खराब हुआ है। आगे रीजन ऑफ स्लो डाउन। अब देखो रीजन ऑफ स्लो डाउन अगर आपके एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन कि व्हाट आर द रीजन ऑफ स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है पहला पॉइंट आपको ये बनाना है, दूसरा पॉइंट ये बनाना है, तीसरा पॉइंट ये और चौथा पॉइंट ये, और आपको इसको कंपेयर करके दिखाना है कि देखो रिफॉर्म लाने से पहले तो तुम 6.3 की ग्रोथ से ग्रो कर रहे थे, तुम्हारा जीडीपी 6.3% से ग्रो कर रहा था, लेकिन साले तुम्हारे रिफॉर्म लाने के बाद तुम 5.7% पे आ गए, तो क्या फायदा हुआ तुम्हें रिफॉर्म लाने का। तो उसमें आपको यही बातें लिखनी है कि रिफॉर्म इनिशिएट किया गया, बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ किया गया, बट उसी समय में कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और आपका एग्रीकल्चर जो पहले बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, आप एग्रीरियन कंट्री बन रहे थे, वहाँ पे अब दिक्कतें आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आप लोग फॉरेन सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। अब आ जाते हैं सर लास्ट पे कि क्या पाकिस्तान ठीक हो रहा है। सर
कह तो रहे हैं पाकिस्तान ठीक हो रहा है, कैसे देखो इन 2017-18 द एनुअल प्लान जो 2017 में इन्होंने बनाया एनुअल प्लान 1920 के लिए, वो रिपोर्ट कर रहा है कि जीडीपी की ग्रोथ 5.5 हो गई है, जो पिछले कई दसियों साल में हाईएस्ट है। मतलब पाकिस्तान कभी 5.7 पे पहुंच के और नीचे ही गया है, और अब इनकी ग्रोथ 5.5 के आसपास आ रही है। इसका मतलब पाकिस्तान ठीक हो रहा है। चलो सर, हमने पाकिस्तान भी पढ़ लिया। अब जब पाकिस्तान पढ़ लिया तो सर चाइना भी पढ़ना पड़ेगा ना सर। आओ, चाइना आपके एग्जाम के लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट था, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। चाइना को अपने को 5 फ्रंट पे पढ़ना है। पहला GLF बोला था ना, तो GLF की फुल फॉर्म है ग्रेट लीव फॉरवर्ड। GLF ग्रेट लीव फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि कब शुरू हुआ 1958 में। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। क्या बोला? ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन 1965। फिर आता है यूरोपियन सॉरी इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1978। फिर लास्ट में देखेंगे कि आखिर ये रैपिड ग्रोथ कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। आओ, सबसे पहले मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में आया है तो इस साल क्यों नहीं आएगा, जैसे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन 1958। एक नाम चुरा रहा हूं, जैसे मैंने ना देखो यहाँ पे ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन में नाम लिखा माओ जेडोंग का। भाई ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन भी माओ जेडोंग ही लेके आया था, लेकिन इसमें किया क्या गया था, बहुत ध्यान से, हर बार एग्जाम में आता है, बच्चे गलत करते, तुम मत करना। पहला, इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन मैसिव स्केल। भाई 1958 में ही 1949 में स्टेब्लिश होता है, अगले 9-10 साल के अंदर ही ये माओ जेडोंग GLF लाके कहता है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, वो भी मैसिव स्केल में। भाई मैसिव स्केल क्या होता है? कहा कि जो लोग अर्बन एरिया में रहते हैं, पीपल इनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन बैकयार्ड। बोला कि तुम पे जगह नहीं है ना, तुम शहरों में रहते हो ना, तो अपने घर के बैकयार्ड में इंडस्ट्री लगा दो। समझ में आया? और जो लोग रूरल एरिया में रहते थे उनको बोला कि भाई तुम्हारे पास छोटी छोटी जमीन है ना, तुम कम्यून्स इस्टेब्लिश करो। कम्यून्स का मतलब क्या होता है? जितने भी छोटे छोटे किसान हैं जिन पे छोटी छोटी लैंड है, सब अपने लैंड को मिला लो और बड़े लेवल पे खेती करो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, ट्रक देंगे, शीट ला के देंगे। ऐसा कह के उसने 26,000 कम्यून्स बना दिए, जहां पे लाखों करोड़ों लोग और करोड़ों पार्ट के लैंड थे, उसको 26,000 पार्ट में बना दिया। क्या बात है। डन सर, जब ये इतना बढ़िया चल रहा था तो इनको 1978 में रिफॉर्म क्यों लाना पड़ा? भाई क्योंकि ना इनको 2 प्रॉब्लम आई थी, 1+1। पहली, सीवर ड्रॉट, 30 मिलियन लोग मर गए थे जब वहाँ पे सूखा पड़ा। ऐसा सूखा, इनको ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री रैपिड तरीके से लगाने की वजह से पानी की कमी, दुनिया भर की चीज़ें कमी हुई, जिससे वहाँ पे सूखा पड़ा। दूसरा सर, रशिया के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, रशिया कन्फ्लिक्ट। रशिया ने चाइना को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे इंडस्ट्री लगाने में, लेकिन चाइना की रशिया से लड़ाई हुई, और इस लड़ाई के चलते रशिया ने अपने सारे प्रोफेशनल्स जो चाइना भेजे हुए थे कि जाके चाइनीज लोगों को इंडस्ट्री सिखाओ, वापस बुला लिए। देखो, विड्रॉल प्रोफेशनल्स अर्लियर सेंट टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ चाइना। तो सर ये 2 प्रॉब्लम आई थी, इसको ऐसे याद रखना है, सीवर ड्रॉट और रशिया कन्फ्लिक्ट। लेकिन सर इंडस्ट्री लगाने में GLF में कैसे याद रखना है सर? मैसिव स्केल में इंडस्ट्री लगानी थी, अर्बन एरिया में बोला कि बैकयार्ड में लगाओ, और रूरल एरिया में बोला कि आप लोग कम्यून बनाओ। टोटल 26,000 कम्यून्स बन गए। चलो सर, जब ये याद होता है तो ये भी याद होगा, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। अब सर 1958 में ये जो हुआ, इसके जो प्रॉब्लम्स आई, इसके बाद माओ जेडोंग फिर भी नहीं माना, 1965 में फिर से एक स्कीम लेके आता है। क्या थी स्कीम? टू रिकंस्ट्रक्ट चाइना, चाइना को दोबारा से बनाना है। क्या बनाना है? कहते एग्रेरियन से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बनानी है। मतलब जो चाइना ने एग्रेरियन कंट्री का एक तमगा हासिल कर लिया था, अब उससे उनको शिफ्ट होना था इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में। मैंने कहा कैसे शिफ्ट हो गए? तो उसने बोला स्टूडेंट प्लस प्रोफेशनल्स वर आस्क्ड। स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को बोला गया कि अब आप ना रियल लाइफ में होने वाली चीज़ों से सीखो, उन सिचुएशन से सीखो, और कंट्री साइड में इन रियल लाइफ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री साइड। मतलब चाइना के जो बॉर्डर्स में जो सिचुएशंस चल रही हैं, उनको कहा कि वहां जाओ, सीखो कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करके उनके सॉल्यूशंस बनाओ, इंडस्ट्री लगाओ। डन सर, आपको बस इतना सा याद रखना, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर आस्क्ड टू लर्न फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन प्रिवेलिंग इन कंट्री साइड ऑफ चाइना। इसको याद कर लेना, मैं शीट शेयर कर दूंगा। डन सर।
अब आओ सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1978। 1978 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उसका क्या मतलब था, कैसे था और क्यों आया। देखो सर, इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म इन फेजेस। अब चाइना ने 1978, क्योंकि चाइना ऑलरेडी 1958 में मार खा चुका, 1965 में मार खा चुका, तो 1978 में जो रिफॉर्म लाया वो रिफॉर्म लाया फेजेस में। पहले आया फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। कौन कौन सा सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेन और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में। कम्यून लैंड डिवाइड इनटू स्मॉल प्लॉट। तुमको याद है 1958 में अभी अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने कम्यून्स बना दिए थे, सभी लोगों को बोला कि तुम अपनी लैंड मिला लो, लोगों को मिला दिया, 26,000 कम्यून बना दिए। अब उन्हीं के लैंड को इंडिविजुअल प्लॉट में बांटा गया और उनको बोला गया क्या कि आप उस लैंड पे काम करो इंडिविजुअल लेवल पे, और उससे जो टैक्सेस बनता है वो सरकार को पे करो, तो बाकी सारी इनकम आप रख लो। देखो, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सेक्टर, कम्यून लैंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स, अलाउड टू कीप इनकम आफ्टर टैक्सेस। तो आप टैक्स भर के आप बाकी सारी इनकम रख लो। अगला सेकंड फेज में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये लोग लेके आए, जहां पे प्राइवेट फर्म्स को अब अलाउ किया गया कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक, अब जैसे इंडिया में होता है ना क्या नाम है, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वैसे ही ना वहां पे होता है स्टेट ऑफ एसओईज होता है स्टेट। एक बस में एक छोटा सा मुझसे कैसे मिस हो गया, हाँ, एसओई का मतलब होता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। क्या बोला मैंने, स्टेट ओन्ड, एसओई नाउ कंपीट विद प्राइवेट। मतलब दोबारा, सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर फर्म को अलाउ किया कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, और जो उनका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, मतलब जो सरकार की इंडस्ट्रीज थी, अब वो इन प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कर रही थी, ताकि अब हमारी जो मतलब क्योंकि सरकारी लोग काम कर रहे थे ठीक से काम नहीं करते थे, जब वो प्राइवेट के साथ compete करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से काम कर पाए, इसलिए उन्होंने स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी उनके साथ कंपटीशन करवा दिया। आगे फिर लेके आते हैं ये लोग डुअल प्राइसिंग। डुअल प्राइसिंग का मतलब क्या था सर, ये भी बहुत अच्छा है समझने के लिए। देखो, चाइना में जो रैपिड ग्रोथ हुआ ना, उसके पीछे चाइनीज टेक्निक्स भी थी, जैसे कि पहला फार्मर प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट। उनको क्या बोला, जो फार्मर है और जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको बोला कि आप बाय भी करो हमसे, सेल भी करो, लेकिन आपके लिए क्वांटिटी और प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करेगी, और बाकी लोग मतलब कोई फार्मर है और कोई दुकान है, उनके प्राइसेस, उनकी क्वांटिटी, किस रेट पे बेचना है, किस रेट पे सेल करना हम बताएंगे, लेकिन बाकी लोग किस रेट पे खरीदेंगे, रेस्ट एट मार्केट प्राइस पे। इससे प्रोडक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज कर गई। मतलब सरकारों ने प्राइवेट यूनिट्स का और फार्मर्स का बहुत ध्यान रखा, जो इंडिया में नहीं रखा जाता। आगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। रीजंस दैट हैज डिफरेंट इकोनॉमिक लॉज फ्रॉम कंट्रीज टिपिकल लॉ। मतलब ये एक एरिया है, मान लेते हैं इस एरिया में हर जगह सेम लॉ चल रहा है, लेकिन ये बीच का एक छोटा सा एरिया उठाया जहाँ पे बोला कि अगर आप यहाँ पे काम करोगे ना, तो हम बाकी जगहों पे लगने वाले लॉ यहाँ पे नहीं लगाएंगे। मतलब जैसे इस सारे एरिया में टैक्स है 12% का, लेकिन इस वाले एरिया में हम टैक्स लगाएंगे 5%, तो सब आदमी वहाँ पे काम करने जाएंगे ना। लेकिन देखो इन्होंने सिलेक्शन कैसे किया एरिया का, इन्होंने ना वो एरिया उठाए जहाँ पे कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा। जैसे इंडिया में भी आप देखो, इंडिया में इंडस्ट्री कहाँ लगी हुई है, दिल्ली में लगी हुई है, महाराष्ट्र में लगी हुई है, दुनिया भर जगह लगी हुई है, लेकिन साला बिहार में नहीं लगी हुई, बंगाल में नहीं लगी हुई। बिहार और बंगाल के लोग निकल के दिल्ली शहरों में आके काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि जो आदमी बिहार में इंडस्ट्री लगाएगा उससे हम टैक्स नहीं लेंगे। इससे क्या होगा, अब लोग इनकरेज होंगे बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए। ठीक ये वाला काम तो इंडिया ने अब किया, चाइना ने बहुत पहले कर लिया। चाइना ने ऐसे जगहों का नाम दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इससे इन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया फॉरेन इन्वेस्टर को। मतलब अब कोई फॉरेनर जो काम करना चाहता था चाइना में, उसके लिए बड़ा आसान हो गया कि भाई चल के वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना कोई चाइनीज तो लगा नहीं रहा, हम ही लगाएंगे, टैक्सेस भी कम लगेंगे। ओपन डोर पॉलिसी, और इसको इन्होंने नाम दिया ओपन डोर पॉलिसी। इनको नाम दिया इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी। डन, बोले समझ में आया? डन सर। अगर समझ में आया तो बताते हैं सर लास्ट चीज में, रैपिड ग्रोथ की। आखिर चाइना इतना रैपिड ग्रोथ कैसे कर गया? तो भाई 3 स्टेजेस में इसके रैपिड ग्रोथ को समझते हैं। पहला, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रा। चाइना ने बहुत ध्यान दिया अपने यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ पे, और उन्होंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए इन्हीं एरिया में। पहला रैपिड ग्रोथ का मतलब चाइना इस बात को समझ चुका था कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों ज़रूरी है। अगर लैंड रिफॉर्म, मैंने बताया था कि पहले कम्यून बनाया उन्होंने, कम्यून में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इन्होंने लैंड रिफॉर्म लाए, जहाँ पे इंडिविजुअल, बोला ना कि छोटे छोटे प्लॉट्स में बांटा उसको, तो यहाँ पे देखो इंडिविजुअल अलाउड टू कीप इनकम आफ्टर
टैक्सेस, और लास्ट लॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। मतलब 1978 का जो वो लोग रिफॉर्म लेके आए थे, फेजेस में लेके आए, पहले फर्स्ट फेज आया, फिर सेकंड फेज आया, यही उनकी तरक्की का कारण था। देखो, ईच रिफॉर्म वर implemented in a small scale then extended to massive scale। जब स्मॉल स्केल में वो चल जाता था तब उसको वो लोग बहुत इनलार्ज करते थे। बोले समझ में आया? सर अभी तक मैं 4 स्लाइड खत्म कर चुका, दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड, दिस इज द लास्ट स्लाइड बेटा। डन? क्या है सर लास्ट स्लाइड? इंपॉर्टेंट टर्म्स, एशियन, G20, G8, सार्क और यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के केस में पूरा चैप्टर मैं आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस ये वो टर्म्स हैं जो शायद एग्जाम में आ सकते हैं, आई एम नॉट कंफर्मिंग बट शायद आ सकते हैं। और आपको पता है कि G20 तो आएगा ही आएगा, और मैंने ना बहुत कंपैरेटिव फॉर्म में इस डेटा को बनाया है, अगर आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स में देख लेते, एशियन, ASEAN, ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, याद हो गया, एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, डन, एशियन। अच्छा, अब इनका क्या काम है, जो इन्होंने ग्रुप बनाया सर, इसमें ना टोटल 13 कंट्रीज हैं। कितनी कंट्रीज? 13। क्या इसमें इंडिया है? सर इसमें इंडिया नहीं है। काम क्या करती है सर? ये लोग देखो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन 3 कंट्री के बीच में पॉलिटिकल रिलेशनशिप, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप और कल्चरल बैरियर अगर कोई है तो उस पर काम करती है एशियन। डन? अब सर G20, क्या इंडिया इसका है? सर हमारे देश में तो अभी G20 का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, तो सर इसका मतलब इंडिया इसकी है। अब सर G20 क्या करती है? इंटेंडेड टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। डन? जैसे लिखा है वैसे याद करना। सर इसमें कौन लोग होते हैं? सर इसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स सभी कंट्री के, प्लस सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स 19 कंट्रीज के। सर इसका नाम तो G20 भाई, इसका एक ना मेंबर यूरोपियन यूनियन भी है, जिसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो सर 19 कंट्री होगी, जिसमें एक इंडिया भी है और एक यूरोपियन यूनियन है, ये 20 लोग आके मिलते हैं। लेकिन अब आप कहोगे सर G20 में तो हमने मोदी जी को देखा था, तो भाई जाके मोदी जी से पूछना कि वहाँ पे क्या कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कौन लोग होने चाहिए थे? फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर्स है वो होने चाहिए। मोदी जी तो कहीं भी हो सकता है ना भाई, मोदी जी भगवान है। आओ, G8 क्या है सर? इट इज एनुअल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समिट मीटिंग एवरी ईयर। सर G8 इसमें इंडिया मेंबर है? सर इसमें इंडिया मेंबर नहीं है। क्या बोला सर? इट इज एनुअल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समिट मीटिंग एवरी ईयर। ये लोग हर साल मिलते हैं, जिनका काम क्या है? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल समिट कहते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंसी रोटेट होती है एवरी ईयर। हर साल इसलिए भी मिलते हैं कि इस साल ये प्रेसिडेंट है, इस साल ये प्रेसिडेंट है, मतलब कंट्री वाइज ये लोग प्रेसिडेंट चेंज करते रहते हैं। क्या हमें इससे कोई खास कंसर्न है? नहीं है सर, क्योंकि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और इसमें टोटल 9 मेंबर है सर, है G8 और मेंबर इसमें 9 है। सार्क देख लो बेटा, सार्क के फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। दोबारा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये क्या सर? प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल ऑफ साउथ एशिया टू वर्क टुगेदर इन अ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। क्या इसका इंडिया इसका मेंबर है? हाँ इंडिया इसका मेंबर है। इसका मतलब ये यहाँ के लोगों के लिए काम करता है, जहाँ पे टुगेदर काम करना है फ्रेंडशिप के स्पिरिट से, मतलब एक दूसरे से टाइप वाइफ नहीं, लेकिन हम लोग दोस्त हैं। डन सर। लास्ट से जाते हैं सर यूरोपियन यूनियन, टू इन्हांस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन विद इन यूरोपियन कंटिनेंट। अब भाई यूरोपियन में इंडिया तो आता नहीं, इसका मतलब इसमें भी 25 कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो एक बार आप इसको ग्लांस में देख लो। बाकी ये रहा मेरा नंबर, ये रहा मेरा नंबर 9971262737। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप लिख के बोलोगे हाय IED, और आई विल शेयर द ड्राफ्ट। मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। लेकिन एक बार जरा आप यहाँ पे आके देखना, क्या इसमें आपको ऐसा दिख रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया? ध्यान से देखो जरा, क्या सब कुछ पढ़ा दिया? सर स्टार्ट, प्लानिंग, ये सब पढ़ा दिया क्या? पक्का कुछ भी नहीं छोड़ा? ठीक से जो देख के बताएगा कमेंट में, उसको मैं इनाम दूंगा। भाई अभी जो वीडियो का जो मिनट है, इस मिनट तक जिसने बता दिया, ठीक है,
इस मिनट के बाद अगर किसी ने अगर मतलब क्या नाम है कमेंट में बताएगा तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक। वैसे इसमें एक चीज़ छोड़ दी है मैंने, लिबर्टी इंडिकेटर, ये उस बच्चे को चेक करने के लिए जिसने मेरी स्लाइड्स देखी होंगी, जिसने मेरा वीडियो देखा होगा, जिसने लाइक किया होगा, वो अगर मुझसे हाई बोल के आईडी बोलेगा तो उसको मैं लिबर्टी इंडिकेटर का भी वो वाली डेफिनेशन भेजूंगा जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। चलो 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 सर, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ बेटा इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी भेजना। चलो ठीक है, थैंक यू।